हेलो ट्रेडर्स, वेलकम चैनल। आज हम करेंगे एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसमें पीयर्स जो हैं हम 4 कंपनियों को लेंगे: बजाज हाउसिंग, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट और एप्टस। और इंडिया शेल्टर का पहले ही मैंने रिजल्ट्स, पीपीटी और जो कौन कॉल है वो डिस्कस कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, पुरानी इससे पहले वाली। तो इसमें हम पहले 3 कंपनियां बजाज हाउसिंग, होम फर्स्ट और एप्टस के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या पोजीशन है। और आप लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है और कौन सा इनमें से कोई स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो जल्दी से बढ़ते हैं सबसे पहले बजाज हाउसिंग के रिजल्ट्स पे। ओके, और अगर आप बजाज हाउसिंग के देखोगे तो एम इनका 24% से ग्रो करा है। ओके, और इनका लास्ट टाइम नियर टर्म गाइड जो इन्होंने गाइडेंस पिछली बार रिवाइज किया था वो था, पहले 24 टू 26 था, तो बाद में 21 टू 23 किया था शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसके तो ऊपर से ग्रो करा है, तो एक ठीक ठाक इनके अच्छे से नंबर हैं। उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो 18% से ही ग्रो करा है। तो यहाँ पे एम इनका 24% से ग्रो करा है, वहाँ पे पैट 18% के आसपास ही ग्रो करा है। अगर आप आर देखोगे तो आर स्टेबलाइज्ड है। और अगर आप इनकी आर देखोगे तो वो नियर अबाउट पिछले क्वार्टर में 13% था, अभी 12.2 है। थोड़ा सा ड्रॉप देखने मिलेंगे, तो या तो आप स्टेबल टू ड्रॉप बोल सकते हो। इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है, ये हमेशा यहाँ पे 0.3 के आसपास ही रहता है। इस बार 0.26 है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये कुछ मोटे मोटे की पॉइंट्स हैं। डिसबर्समेंट कंपनी ने काफ़ी अच्छे करे हैं, ईयर इन ईयर देखोगे 32% के आसपास देखो है। जहाँ पे इंडिया शेल्टर था वहाँ पे उनके सीजनल उन्होंने बोला था कि फ्लड्स वगैरह की वजह से 12 से 15% ही ग्रो करे थे। तो वहाँ पे ये कंपनी आगे चल रही है, डिसबर्स अच्छा करा है, तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में कुछ अच्छे नंबर्स दिख सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 34% से बढ़ी है, टोटल 22% से एम के आसपास ही है, तो अच्छा चल रहा है। स्प्रेड इनका 1.9 यहाँ पे ग्रोथ स्प्रेड, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4, जो कि नियर अबाउट 4% के आसपास ही पिछले काफ़ी क्वार्टर से इनका चल रहा है। ये थोड़ा अगर प्रोविजनिंग देखोगे वो काफ़ी बड़ी है, 5 करोड़ ही था पिछले साल, इस साल 50 करोड़ हो गया है जो सेम क्वार्टर की बात करें। तो मोटा हमें सारा कुछ कंपेयर करना हो इस कंपनी का तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन्होंने FY26 का गाइडेंस रिवाइज किया था, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बोला 21 टू 23%। वहाँ पे इन्होंने जो करंट एम इस क्वार्टर का 24% से गया, तो गाइडेंस को थोड़ा सा इन्होंने किया है, बट जो पिछली गाइडेंस है उसके अंदर आ गया है। भी इनका गाइडेंस है 40 टू 60 और FY26 का 35 टू 40, जो कि इसके अंदर ही है। क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस है जो भी इसी के अंदर है। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी ये गाइडेंस थोड़ा कम किया था, तो अभी 12% के आसपास है, जो कि मीडियम टर्म का 13.5 है। ये गाइडेंस भी यहाँ पे करिए, तो कौन कॉल ज़्यादा है इसका। हम बढ़ते हैं एप्टस की ओर। तो एप्टस ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, क्यों किया है मैं आपको बताऊंगा। ओके, एम 22% से ग्रो करा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% से ग्रो करा है। ओके, और अगर आप इनकी एसेट क्वालिटी देखोगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिटोरेशन देखा है, 30 पीपीएस से बढ़ा है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी 27% से यहाँ पे इनको थोड़ा सा वो मिला है, बट हाँ कि एम की बात करेंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि काफ़ी पिछले क्वार्टर से इन्होंने पहले बोला था हम अपना 30,000 करोड़ का एम है वो ग्रो करेंगे बाय FY27। ओके, उसके बाद बोला कि पिछले क्वार्टर में बोला FY27 या 28 तक कर लेंगे, और इसके बाद को रहा कि अब वो थोड़ा मीडियम टर्म टारगेट है वो क्लेरिफाई नहीं करा, और उसको भी फिर से बढ़ा दिया। और जो पहले इन्होंने इनका जो एम टारगेट था 25 टू 30%, वो भी अब 25% का ही रह गया, और 25% का रहने के बाद भी 22% का ही कर रहा है, तो जो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। और अगर आप यहाँ पे डिसबर्समेंट देखोगे ईयर ऑन ईयर 3% ही है। ईल्ड थोड़ा बहुत यहाँ पे मेंटेन्ड है। स्प्रेड थोड़ा इनको मार्जिन मिला, क्योंकि ये MSME को टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे। और अगर आप ROE देखोगे वो मोटा मोटा स्टेबल है। ये कुछ नंबर्स हैं जिनके बेसिस पे GNP NPA थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे 24% के आसपास है, तो नियर अबाउट एम के आसपास ही है। ROA देखोगे 7.9 है, तो मैंने जैसे बोला 7.9 ROA और ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसिड्स, ये थोड़ा कंपनी सबसे ज़्यादा चार्ज कर, मतलब सबसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती है, क्योंकि ये MSME को वहाँ पे टारगेट करती है हाउसिंग फाइनेंस में। चलते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस से, का भी सेम सीन है, इसमें भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। क्यों? एक तो डिसबर्समेंट काफ़ी कम कर रही है,
ड्यू टू वेरियस रीज़न, मे बी सीजनल बोला उन्होंने, टैरिफ की वजह से, ये सब है। और जीएनपी आप देखोगे तो काफ़ी बढ़ गया, ये हाईएस्ट एवर जीएनपी है इनका 1.9। ओके, स्प्रेड्स नियर अबाउट, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े बड़े हैं बट ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट है। उसके बाद ये एएम में 26%, पहले ये बोले थे कि 30, पहले ये 30% प्लस से ग्रो किया करती थी। पिछले क्वार्टर में इन्होंने कमेंट्री करी हम 26 टू 30% के आसपास ग्रो करेंगे। तो इस बार जो नंबर आया वो लोअर एंड पे आया। और अगर हम इनकी कॉन कॉल सुनोगे तो इस बार उन्होंने गाइड कर दिया कि हम 25% प्लस से ग्रो करेंगे, जो फिर से एक रिवाइज है कि हाँ कि 30 में भी नियर टर्म में ना दिखे। तो उसमें एक तो जैसे अपने एएम की गाइडेंस कम करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है। और मैंने क्या करा है, मतलब कि इंडिया शेल्टर भी था, होम फर्स्ट भी था, तो क्या करा है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, उसके लिए वीडियो में बने रहिए। जाके पैड देखोगे तो पैड अच्छा खासा 43% बढ़ गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे वो थोड़ा नेगेटिव हुआ है, वो लाइक कि इन QIP करा था तो वो 1-2-3 क्वार्टर तक इफेक्ट रहेगा तो उसकी वजह से, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ कि एएम का बहुत ये सीरियस कंसर्न है। और अगर इनका एसेट क्वालिटी देखोगे तो वो काफ़ी डिटेरिएट हो गई है। 3+ DPD देखो 90 BPS से बढ़ गया है, नियर अबाउट 1% से। पिछले क्वार्टर में भी सेम स्पीड से बढ़ा था, तो स्पीड कम नहीं हो रही है, वो मेन कंसर्न है। देखोगे तो 1+ DPD के यहाँ पे नंबर्स हैं। मार्च के बाद जून में ड्रास्टिकली बढ़ा, फिर सितंबर में 5.5 है। और यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी कांस्टेंट राइज है। जीएनपी में भी कांस्टेंट राइज है और एनएनपीए में भी कांस्टेंट राइज है। तो ये यहाँ पे इनका स्टॉल नहीं हो रहा, जो कि इंडिया शेल्टर के केस में वो स्टेबल है। लाइक कि डीपीडी बढ़ा है बट वो नेट एनएनपीए में यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ओके, चारों कंपनियाँ, सॉरी, इंडिया शेल्टर। तो इंडिया शेल्टर का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनका जो गाइडेंस था, वो अकेली कंपनी है चारों में से जिनका गाइडेंस मेंटेन्ड है और वो उसी के रेंज में ग्रो कर रही है 32-35%। जब से वो लिस्ट हुए तब से इनका सेम ही गाइडेंस है और हर क्वार्टर में उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया और कंसिस्टेंटली उनको हर क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। अगर एएम 31% से ग्रो करता है तो पैट नियर अबाउट 35-36 से, अगर एएम 35% से करता है तो पैट 40% से। और उसके बाद उनका मेन पॉइंट ये भी है कि डीपीडी बकेट उनका भी बड़ा है। Q1 में ज़्यादा बढ़ा था और अभी Q2 में उतना नहीं बढ़ा, बट हाँ वो चीज़ उनकी नेट ग्रोस एनपीएस में ट्रांसफ़र नहीं हो रही। वो उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी ऐसी है, उनका मॉडल ऐसा है। वो बोले कि हम 10-15 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमको पता है कैसे चीज़ों को डील करना है। ऑन द सेम साइड, अदर साइड, होम फर्स्ट में जिनका कि एएम का गाइडेंस पहले 30% से Q4 से Q1 में जब हुआ तो 26-30% बोला और इस बार लास्ट बार 25% बोल दिया, तो जो तो नेगेटिव है। और मैंने क्या करा है, ऑब्वियसली मैंने हाफ ऑफ द पोजीशन अपने कट डाउन कर दी है इंस्टेंटली। ओके, मेरे पास जो ये था, बट हाँ कि मेरे को करना पड़ा है क्योंकि गाइडेंस डिक्रीज़ हुआ है। मेरे को थोड़ा ओवरव्यू उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा जितना इंडिया शेल्टर का था। ओके, उसके बाद एप्टेस की बात, उनका भी, वो मेरे पोर्टफोलियो में तो नहीं है बट उनका भी सेम ही है कि 25-30% से ग्रो करने को बोल रहे थे, बट कर नहीं रहे थे। उसके बाद 25% प्लस का बोल दिया इन द सेंस कि जो इन्होंने नंबर टारगेट किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद 25% बोल के अब 22%, पिछली बार भी 23%, गाइडेंस पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। उसके बाद बजाज हाउसिंग का पिछले क्वार्टर में ही गाइडेंस कम किया था बट गाइडेंस के अरेंज वो डील कर रहे हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे रेस की एनालॉजी में इंडिया शेल्टर क्लियर विनर है, वो पहले भी था। उसके बाद होम फर्स्ट था सेकंड पे, बट हम अभी जो गाइडेंस है उसके हिसाब से होम फर्स्ट बजाज हाउसिंग को सेम कैटेगरी में डाल सकते हैं। बट कि होम फर्स्ट में एक एडवांटेज है कि उनको काफ़ी सारा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है जो कि बजाज हाउसिंग को नहीं मिला। उनका 18% से पैट डिलीवर हो, बट उस सेम साइड डिसबर्समेंट जो होम फर्स्ट की हैं वो उतनी अच्छी नहीं है और बजाज हाउसिंग की उससे ज़्यादा, लाइक कि बजाज हाउसिंग की डिसबर्समेंट नियर अबाउट 30% प्लस थी, होम फर्स्ट की 10% के आसपास ही थी। ओके, उसके बाद आता है एप्टस जो कि अभी 22% है, तो ऑब्वियसली वो फोर्थ प्लेयर हो गया जबकि वो थर्ड प्लेयर था। तो ये मोटा मोटा इंडस्ट्री का एनालिसिस है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और सेम साइड आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सा स्टॉक है मेरे को बता सकते हो और आपका क्या ओवरव्यू है इन चारों को लेके, और भी इंडस्ट्री का इस स्पेस का कोई स्टॉक है उसको लेके मेरे को कमेंट में बता सकते हो। तो इसी के साथ फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।